हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में, पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। देखिए टट यहाँ पर कौन है? टट इज द निक नेम, ठीक है। किसका निक नेम है? ये एक एंशियंट इजिप्ट रूलर का। ओके, तो ये एक रूलर था जो एंशियंट इजिप्ट पर रूल करता था एंड इसका फुल नेम है टूटन खातेन या टूटन खामुन। ओके, दोनों ये एक ही पर्सन है। ओके, कैसे उनका नेम चेंज हुआ बाय टाइम वो भी हम देखेंगे। सागा क्या होता है? सागा इज अ लॉन्ग स्टोरी, है ना, जो चलती ही जा रही है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर भी इनके मरने के 3300 साल के बाद इनको इनकी कब्र में से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इनकी डेड बॉडी को क्या करके रख दिया था? प्रिजर्व करके रख दिया था। और जब किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है तो उस डेड बॉडी को हम मम्मी कहते हैं, राइट। तो इनकी मम्मी को उनकी कब्र में से बाहर निकाला गया था। ओके, सीटी स्कैन परफॉर्म करने के लिए कितने सालों के बाद? 3300 सालों के बाद, इनके मरने के बाद। अब ये सीटी स्कैन क्यों परफॉर्म किया जाना है? क्योंकि जो टट थे ये टीन एज में ही इनकी मौत हो गई थी। ओके, एंड मिस्टीरियस थी इनकी मौत। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। इनकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चला और इनके मरने के बाद, बहुत छोटी उम्र में मर गए थे, और इनके मरने के बाद इनकी जो डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया था। मतलब कि क्योंकि इनका आगे कोई वंशज नहीं था, तो जो इनकी फैमिली थी जो रूल करते जा रही थी, ठीक है, तो वो अब उसका समाप्त हो गई थी, अंत हो गया था उसका। ओके, तो यही जानने के लिए 2005 में इनकी बॉडी को इनके कब्र में से बाहर निकाला जाता है, टॉम में से बाहर निकाला जाता है, और यही सब कुछ जानने के लिए। ओके, क्या इससे पहले भी किसी ने इनकी बॉडी को बाहर निकाला था इनकी कब्र में से? तो जानेंगे सब कुछ इवेंट वाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरिंग टट इज अ स्टोरी अबाउट कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन इनटू द लाइफ एंड मिस्टीरियस डेथ ऑफ द टीन एज इजिप्टियन फारोहा टूटन खामुन। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन चलती जा रही है। ऐसा नहीं कि पहली बारी ही इनकी डेड बॉडी को निकाला गया 2005 में, नहीं, उससे पहले भी निकाला गया एंड दैट वाज द कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन जो आगे कोई ना कोई दूसरा पर्सन आके कर रहा है। ओके, किस चीज के बारे में? जो मिस्टीरियस डेथ हुई टीन एज, ठीक है, टीन एज में थे ये अपनी। क्या एज है वो स्पेसिफाई नहीं है। ओके, टीन एज का मतलब 13 से लेकर 19 के बीच कोई भी एज इनकी हो सकती है। ओके, कौन है? इजिप्टियन फारोहा। फारोहा क्या होता है? फारो भी कह सकते हो आप। फारो मतलब रूलर। ओके, तो ये इजिप्टियन रूलर है। ओके, जिनका फुल नेम क्या है? टूटन खामुन। ओके, द टॉम्स डिस्कवरी एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इनकी टॉम की कब्र की डिस्कवरी कौन करता है और क्या स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन रहती है? तो ये ईयर आपको याद रखना है, इन 1922। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1922 में द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन इजिप्ट्स वैली ऑफ द किंग्स। ओके, देखिए आपको पता चल गया किस ईयर में इनकी टॉम्ब की डिस्कवरी हुई। 1922 में हुई। किसने करी? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका क्या नाम है? हार्वर्ड कार्टर। ओके, इन्होंने टट की टॉम्ब को डिस्कवर करा। कहां पर? इन इजिप्ट्स वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स मान लो ये कब्रिस्तान है जहां पर सभी राजा महाराजाओं की कब्र जो है बनाई जाती है। ओके, its contents, though hastily ransacked, were surprisingly complete, containing the richest royal collection ever found, including gold artifacts, board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine, and other treasures intended for the afterlife. अब देखिए होता क्या है, जब हार्वर्ड कार्टर को इनकी टॉम्ब मिलती है, कब्र मिलती है, तो बड़ी रैंसैक का मतलब जैसे उथल पुथल कर देना, ठीक है, किसी ने उथल पुथल कर रखा था उसको, लेकिन फिर भी उसके जो कंटेंट्स थे ना, मतलब कि जो जो चीजें उनकी कब्र में थी वो सब इंटैक्ट थी, मतलब कि सब कुछ सही सलामत था, कुछ भी वहां से मिस नहीं था। ओके, और सबसे ज्यादा रॉयल कलेक्शन मिली इनकी कब्र में, ठीक है। जैसे मरने के बाद क्या करते थे ये लोग? आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे तो कहने का मतलब जब कोई इंसान मरता था तो इसके साथ बहुत सारी चीजों को दफन कर देते थे उसकी कब्र में। ओके, उनको ये लगता था कि ये सब चीजें जो आफ्टर लाइफ है उसमें उस पर्सन को क्या करेंगी? मदद करेंगी। ओके, तो अब सबसे ज्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा हीरे मोती जवाहरात के साथ जो इनकी कब्र थी ना, मतलब कि इनको पहनाए गए थे जब ये मर गए थे। ओके, क्लियर? तो यही लिखा है, इंक्लूडिंग गोल्ड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब वही जो ऑर्नामेंट्स जो बनाए जाते हैं गोल्ड के हाथों से। ओके, बोर्ड गेम्स मिली इनकी कब्र में। ओके, ब्रॉन्ज रेजर मिला। लिनन मतलब एक फैब्रिक है, ठीक है, उसके अंडरगारमेंट्स मिले। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन मतलब केसेस मतलब बर्तन, जिन बर्तनों में फूड या वाइन को सर्व किया जाता है। एंड अदर ट्रेजर्स इंटेंडेड फॉर द आफ्टर लाइफ।
आफ्टर लाइफ, ओके। और भी ट्रेजर्स मतलब और भी बहुत ज्यादा खजाना मिला, ओके, जिसको आफ्टर लाइफ के लिए डाला गया था, ओके, तट की कब्र में। क्या बाकी खजाना है वो हम आगे देखेंगे, ओके। कार्टर्स मेथड ऑफ एक्सकवेशन। अब कार्टर ने तट की बॉडी को उनकी कब्र में से किस तरीके से निकाला? एक्सकवेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, ओके। कार्टर फेसेस challenges while extracting the mummy from its three nested coffins due to hardened resin cementing it to the innermost gold coffin। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब कार्टर जो है ना उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तट को उसकी कब्र में से बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले तो जो उनकी कब्र थी ना दैट वाज नेस्टेड, ठीक है, और 3 लेयर्स में थी। मान लीजिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक कब्र है, ठीक है, एक टॉम है, उसके अंदर एक कॉफिन है, ठीक है, कॉफिन, टॉम तो पूरी कब्र हो गई, ओके। तो यहाँ पर एक कॉफिन है, ठीक है, उस कॉफिन के अंदर एक कॉफिन है और उस कॉफिन के अंदर एक गोल्ड कॉफिन है जिस पर तट को क्या करा गया है? लिटाया गया है, ओके। अब यहाँ पर ये एक ना रेजिन रेजिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, तो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए ना वो लगाया जाता है डेड बॉडी के ऊपर। अब वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। वो इतना हार्ड हो गया कि उसने तट की बॉडी को जो ये अंदर वाला सबसे इनर मोस्ट गोल्ड कॉफिन है ना उसके साथ बिल्कुल क्या कर दिया? चिपका दिया, ग्लू कर दिया, ठीक है। अब किस तरीके से निकाला जाए इस कॉफिन को बाहर? तो सबसे पहले इन 2 कॉफिन्स को इस कॉफिन में से अलग किया गया, ओके। तो जब पहले कॉफिन को निकाला गया, ठीक है, जब पहला कॉफिन रिमूव करा, ठीक है, तो तब क्या क्या निकला उसमें से वो अब हम आगे जानेंगे, ओके। What did the Carter find after opening the first coffin? Okay, जब फर्स्ट कॉफिन उन्होंने ओपन किया तो कार्टर को उसमें से क्या क्या मिला? He found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. Okay, shroud मतलब होता है कफन। जब उन्होंने पहला कॉफिन जो है उसको निकाला तो उनको क्या क्या मिला? एक श्राउड, श्राउड मतलब कफन मिला, ठीक है, जो किसके साथ डेकोरेटेड था? गार्लैंड्स ऑफ विलो, ठीक है, ये सब क्या है? फोटोज लगा दूंगी आपके लिए, प्लांट्स ही है, ठीक है। गार्लैंड था विलो का, ऑलिव लीव्स का, वाइल्ड सिलरी का, लोटस कमल की पंखड़ियां एंड कॉर्नफ्लावर्स, ओके। अब इससे कार्टर ने कुछ चीज कंक्लूड करी, वो एक रहस्य एक चीज पर पहुंचे, ठीक है, कंक्लूड करा उन्होंने इससे कुछ, ठीक है। क्या कंक्लूड करा? He deduced that Tut's burial occurred in March or April as those plants bloom during that time of year. Deduced मतलब concluded भी आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। ही यहाँ पर कौन है? कार्टर है, ठीक है। तो कार्टर ने इस चीज से किस चीज का अनुमान लगाया कि तट का जो ब्यूरियल मतलब कि उनको दफन किया गया होगा वो किस समय में किया हो गया होगा? कौन से मंथ रहे होंगे? वो मार्च और अप्रैल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन महीनों में ही ये जो प्लांट सारे डाले गए थे ना, जब उन्होंने फर्स्ट कॉफिन रिमूव करा तो ये सारे जो उनको श्राउड्स डेकोरेटेड विद ये सारे प्लांट्स के साथ मिला, तो ये उन्हीं सीजन में जो थे वो पाए जाते थे, ओके, क्लियर। चलिए टॉम्ब थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। देखो टॉम्ब क्या होता है? टॉम्ब जो है ना बेसिकली कब्र है, मतलब कि अंडरग्राउंड खोदा जाता है, ओके। कितने फीट डीप थी इनकी कब्र? टॉम्ब जो थी वॉज रॉक कट, ठीक है, जो इनकी तट की टॉम्ब थी दैट वॉज रॉक कट, ठीक है, रॉक को कट करके नीचे अंडरग्राउंड, ठीक है, पाथ बना के 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स, जिसको म्यूरल्स कहा गया है। मतलब कि कहने का मतलब अंडरग्राउंड खोद कर 26 फीट जाकर एक बड़ा सा कमरा होता है, ठीक है। अब कमरा होता है तो कमरे में तो वॉल्स तो होंगी ही, 4 दीवारी तो होंगी ही, और उन 4 दीवारी पर क्या थी? पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बनी हुई है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उन पेंटिंग्स भी है वहां पर जिनको म्यूरल्स कहा गया है। एंड बीचों बीच क्या है? कब्र है, कॉफिन्स रखे हुए हैं, ओके, क्लियर। कॉफिन्स मतलब जिसके अंदर तट की बॉडी को रखा गया है प्रिजर्व करके, ओके, क्लियर। तो इस तरीके की टॉम्ब है उनकी, ओके। अब क्या होता है? आगे बढ़ते हैं हम। ही फर्स्ट ट्राई टू यूज द ब्लेजिंग सन दैट हीटेड इट मतलब रेजिन्स, ठीक है, यहाँ पर इट क्या है? रेजिन्स टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टू मेल्ट द हार्डेंड रेजिन्स, but failed and finally had to use a chisel and a hammer to cut the mummy free from resins and to separate the mummy from its abundant gold ornaments. अब देखिए मैंने आपको बताया ही था कि जब तट की मम्मी जो डिस्कवर हुई तो उन्होंने बहुत सारा खजाना पहन रखा था, ठीक है। तो अब जो रेजिन्स थे उन्होंने उस खजाने को भी उनके साथ क्या कर दिया था? सीमेंट कर दिया था। अब खजाने को भी अलग करना था उनकी बॉडी पर से। तो तट ने पहले क्या दिमाग लगाया? उन्होंने उनकी जो बॉडी है, ठीक है, उसको कहाँ रखा? उस कॉफिन को कहाँ रखा? धूप में रखा, ओके। उनको लगा कि चलो धूप की गर्मी से क्या होगा, ये रेजिन्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे
और उनको आसानी हो जाएगी उन गोल्ड ऑर्नामेंट्स को तट की बॉडी पर से अलग करने में। ओके, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, एंड फाइनली उनको किसका इस्तेमाल करना पड़ा? चिजल का। ठीक है, चिजल यहाँ फोटो लगा दूंगी आपके लिए, और हैमर का इस्तेमाल करना पड़ा तट की बॉडी को फ्री करने के लिए। ठीक है, लिखा ना यहाँ पे, टू कट द मम्मी फ्री फ्रॉम रेजिन्स एंड टू सेपरेट द मम्मी फ्रॉम इट्स अबंडेंट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और मम्मी से जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उनको अलग करने के लिए। ओके, Carter's men severed the mummy's head and cut off almost every major joint to remove the jewelry and bindings. अब देखो इनका जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड जो था ना वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में उनको तट के जो मेजर बॉडी जॉइंट्स थे ना उनको अलग करना पड़ा। ओके, तो उन्होंने हेड को धड़ से अलग कर दिया। ओके, सर को धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, जो जितने भी मेजर बॉडी जॉइंट्स हैं उनको अलग करना पड़ा उनको। ओके, बाद में उनको उनके इस मेथड के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि इनका मेन फोकस क्या था कि जितने भी अबंडेंट गोल्ड ऑर्नामेंट्स है ना उनको उनसे अलग किया जाए, क्योंकि गोल्ड ऑर्नामेंट्स को तो फिर प्रिजर्व करने के लिए म्यूजियम में भेज देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर यही लिखा है कि उनके हेड को अलग कर दिया गया, सभी ऑलमोस्ट मेजर जॉइंट्स को क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। ओके, क्या करने के लिए? ज्वेलरी को रिमूव करने के लिए। The remains were later reassembled on a layer of sand in a wooden box to conceal the damage. अब जो बाकी रिमेन्स थे ना, मतलब कि बाद में उनकी बॉडी को वापस से एक वुडन बॉक्स पे सैंड के ऊपर रख के, ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग सी लगा के पैड करके उसको, ताकि कोई भी जो चीज उन्होंने कट करी है ना वो छुप पाए। ओके, वो उसको छिपा पाए दूसरों से, पर ऐसा नहीं हुआ। क्लियर? तो उन्होंने वापस से उनकी बॉडी को उसी तरीके से बॉक्स में डालकर उनकी टॉम्ब में रख दिया दोबारा से। ओके, क्लियर? किंग टट वॉज लेविश्ड विद, अब क्या क्या वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे जिनको अलग करना जरूरी था टट की बॉडी पर से, अब हम वही जानेंगे। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। ठीक है, ग्लिटरिंग मतलब चमकदार। ठीक है, क्या क्या गुड्स है चमकदार? प्रीशियस कॉलर्स, कॉलर्स मतलब यहाँ गले पर डालने के। ठीक है, नेक्स्ट इनलेड नेकलेसेस, इनलेड नेकलेसेस मतलब जड़े हुए नेकलेसेस जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। ओके, ब्रेसलेट डाल रखे थे उन्होंने, रिंग्स डाल रखी थी, एमुलेट्स मतलब होते हैं तावीज। ओके, वो डाल रखे थे। अ सेरेमोनियल एप्रन, ठीक है, तो डालते होंगे, उनकी सेरेमनी होगी, सेरेमनी मतलब ऐसा रीति रिवाज होगा। ठीक है, तो वैसा उन्होंने एक एप्रन डाल रखा था। सैंडल्स डाल रखे थे। शीट्स ऑफ हिज फिंगर्स एंड टोज, शीट्स मतलब होती है कवरिंग, मतलब कि इनकी ये जो फिंगर्स है ना इनकी कवरिंग के लिए भी बड़े बड़े गोल्ड के, है ना, प्रीशियस मेटल के डाल रखे होंगे, कवर कर रखा होगा। पैरों के टोज, उन पर भी उनके शीट्स थे। ओके, नेक्स्ट, एंड वॉज पुट इन एन आइकॉनिक गोल्ड कॉफिन, और फिर उनको क्या कर दिया गया? एक आइकॉनिक गोल्ड कॉफिन के अंदर डाल दिया गया। हमें पता है ये जो सबसे इनर मोस्ट कॉफिन था तीसरा जिसमें तट की बॉडी थी, वो दैट वाज ऑल गोल्ड मेड, गोल्ड का बना हुआ था। ओके, आइकॉनिक गोल्ड कॉफिन क्यों बोला? विद टच फेस गिल्डेड ऑन इट, क्योंकि वो जो उनका गोल्ड कॉफिन था ना उस पे बाहर तट का फेस गिल्डेड था। किस तरीके से, यहाँ मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। ओके, तो अब कार्टर्स जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब कार्टर ने अपने लिए क्या जस्टिफाई करा, क्या जस्टिफिकेशन दी? जस्टिफिकेशन किस चीज के लिए? कि उन्होंने इस तरीके से मम्मी को क्यों हैंडल करा, कि उनको सभी मेजर पॉइंट्स को, जॉइंट्स को उन्होंने अलग करा, धड़, सर को धड़ से अलग करा। ठीक है, तो उन्होंने अपने बचाव में कोई चीजें कही। वो चीजें क्या कही उन्होंने? ही वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था उनके मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, क्योंकि बाकी जो आर्कियोलॉजिस्ट आए फ्यूचर में उन्होंने उनके इन मेथड्स को क्या करा? काफी क्रिटिसाइज करा। कि उनका मेन फोकस क्या था? कि सभी जो वैल्यूएबल्स हैं, है ना, ज्वेलरी है, उन पे था उनका पूरा फोकस। वो किसी तरीके से उनको अलग करना चाहते थे तट की बॉडी पर से, जिनके लिए उन्होंने तट की बॉडी की कोई परवाह नहीं करी और उसके कितने सारे टुकड़े कर दिए। ओके, इन हिज डिफेंस ही सेड, हैड ही नॉट डन दिस द थीव्स वुड हैव अदरवाइज डिस्ट्रॉयड इट। ठीक है, तो उन्होंने अपने बचाव पक्ष में क्या बोला कि अगर वो ऐसा ना करते ना तो थीव्स उनको डिस्कवर कर रहे थे उनकी टॉम्ब कहाँ है, और वो किसी तरीके से भी ये सब कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन मैं ना करता तो चोर मेरा काम कर देते। ओके, वैल्यूएबल्स को लेने के लिए, फिर तो वो पता नहीं मेरे से भी ज्यादा कहीं टुकड़े ना कर देते बॉडी के। ओके, तो मैंने अगर करा तो मैंने उसको वापस प्रिजर्व करके वापस वैसे रखा भी तो सही। ओके, तो ये सब कुछ उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन में कहा। ओके, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट हमारा चैप्टर का हो चुका है, अब हम आगे करते हैं टू स्टील इट्स वेल्थ। ठीक है, वो तो यहीं पर है, इसी से रिलेटेड है। अब चेंजेस इन आर्कियोलॉजी बाय टाइम, अब टाइम बीतते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है आपको पता है एडवांसमेंट होती रहती है हर एक फील्ड में, है ना, प्रोग्रेस होता रहता है। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजी की भी फील्ड में क्या हुआ? एडवांसमेंट हुआ, तरक्की हुई। ठीक है,
पहले ज्यादा फोकस किसके ऊपर जाता था, वैल्यूएबल्स में, जो प्रीशियस मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट करने में, लेकिन अब जो है फोकस शिफ्ट हो गया। अब किस चीज पर फोकस शिफ्ट हो गया कि वो इंसान की बेसिकली मौत क्यों हुई, उसका क्या रीजन था, उसको जानने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो लेटेस्ट मॉडर्न आर्कियोलॉजी है उसने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया, शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम फाइंडिंग वैल्यूएबल ट्रेजर्स। ठीक है, पहले ये था वैल्यूएबल खजाने को क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन अब वहां से उसका फोकस शिफ्ट होकर किसकी तरफ चला गया है, टू अंडरस्टैंडिंग द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, है ना, फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ, कि डेथ के पीछे की मिस्ट्री क्या थी, रहस्य क्या था, ये जानने पर फोकस शिफ्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को कैसे जाना जा सकता है, यूजिंग मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न, ठीक है, नए तरीके की मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और वो नए तरीके की मेडिकल टेक्नोलॉजी क्या है, लाइक सीटी स्कैन्स इन क्रिएटिंग 3D वर्चुअल बॉडी टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट्स लाइफ एंड डेथ। ओके, क्योंकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, मेडिकल टेक्नोलॉजी, सीटी स्कैन जो है परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, डेड मम्मी के ऊपर। ठीक है, मम्मी जो है डेड प्रिजर्व बॉडी को ही कहा बोला गया है। ओके, तो उसके ऊपर अब सीटी स्कैन से होगा क्या, 3D वर्चुअल जो इमेज है वो क्रिएट होंगे, जिससे पता चल पाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जिस भी पर्सन के ऊपर वो परफॉर्म कर रहा है वो उसकी 3D वर्चुअल बॉडी की इमेज जो है वो क्रिएट करेगा, जिससे काफी सारी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि पर्सन देखने में कैसा लगता था, ठीक है, इसकी क्या उम्र थी जब ये मरा, ठीक है, इसका क्या सेक्स था, क्या कारण था डेथ का। ठीक है, तो ये सब कुछ को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, अब 1922 के बाद एक बारी इनकी कब्र से इनको एक बारी फिर दोबारा निकाला गया, कब, 1968 में। ओके, अब 1968 में किसने निकाला टट को, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मतलब होता है जो बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करे। ओके, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी। ठीक है, अब मम्मी को क्या करा, एक्सरे करा। ओके, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। ठीक है, स्टार्टलिंग फैक्ट मतलब बड़ा ही चौंका देने वाला इन्होंने फैक्ट आगे रखा। वो क्या रखा, the mummy's breastbone and the front ribs were missing, which suggested that Tut might have been murdered. जब इन्होंने एक्सरे करा, यहाँ पर नाम नहीं दिया इस प्रोफेसर का, सिर्फ यही लिखा है एनाटॉमी प्रोफेसर, तो आपने भी यही लिख कर आना है। जब इन्होंने एक्सरे परफॉर्म करा तो इन्होंने क्या बताया कि जो टट की आगे की ब्रेस्ट बोन है और जो रिब्स हैं वो क्या है, मिसिंग है, जिससे क्या शक गया कि इसको क्या किया गया होगा, टट का मर्डर हुआ होगा। ओके, क्लियर। अब अबाउट टर्ट्स लीनिएज एंड बैकग्राउंड, अब हम टर्ट के लीनिएज के बारे में समझेंगे। लीनिएज मतलब क्या होता है कि फैमिली में कौन कौन पर्सन थे पीछे, ठीक है, कौन कौन फिर आगे टट कैसे गद्दी पर आए। ओके, अब हम उसको जानेंगे, आपकी बुक में दिया गया है। किंग टट वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली। हेयर यहाँ पर HAIR हेयर नहीं, HEIR, HEIR हेयर का मतलब होता है वंशज। ये अपनी पावरफुल फैमिली के क्या थे, लास्ट आखिरी वंशज थे। ओके, दैट रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने इजिप्ट के ऊपर क्या करा, रूल करा फॉर सेंचुरीज। ठीक है, कई 100 सालों तक। ओके, डिसेंडेड फ्रॉम द पावरफुल फारो एमेनहोटॉप 3। ठीक है, फारो मतलब रूलर। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे पहले कौन थे, एमेनहोटॉप 3 थे। अब ये टट के फादर थे या ग्रैंड फादर थे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। ओके, अब जो एमेनहोटॉप के बेटे थे, एमेनहोटॉप 3 के बेटे कौन थे, हिज सन, हिज यहाँ पर कौन है, एमेनहोटॉप 3। एमेनहोटॉप 3 के बेटे जो थे एमेनहोटॉप 4, ठीक है, जिनका नाम क्या था, अखेनाटेन। ओके, अखेनाटेन इनिशिएटेड अ religious revolution by promoting the worship of the sun god Aten and moving religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten known as Amarna. ओके, अब क्या हुआ, जब ये गद्दी पर आए एमेनहोटॉप 4, जिनका क्या नाम है, अखनाटेन। ओके, अब इन्होंने ना रिलीजियस रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, मतलब कि जो धार्मिक कर्म कांड उस वक्त चल रहे थे, लोग जिन लोगों की पूजा कर रहे थे इजिप्ट में, इन्होंने उनका देवता ही बदल दिया। ठीक है, जिसकी पूजा उन्होंने करनी है, कौन सा देवता बदल दिया। अब इन्होंने किसके ऊपर फोकस करा कि आप सब अब किसकी पूजा करेंगे, सन गॉड की पूजा करेंगे। सन गॉड को क्या बोला गया है, एटन। ओके, इसकी पूजा करेंगे। और इन्होंने इवन क्या कर दिया, मूविंग रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, मतलब कि जो रिलीजियस कैपिटल थी, क्या थी, ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स। ठीक है, उसको बदल कर क्या कर दिया, टू द न्यू सिटी ऑफ अखनाटेन नोन एज अमरना। ठीक है, उसको भी शिफ्ट कर दिया अखनाटेन, जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, अमरना बोला जाता है। ओके, ही इवन डिस्ट्रॉयड आइडल्स ऑफ द मेजर गॉड अमुन। ठीक है, अमुन जो था गॉड,
उसको लोग मानते थे उस वक्त, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसकी सारी आइडल्स को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, एंड क्लोज हिज टेम्पल्स, उसके टेम्पल्स को भी बंद करवा दिया, क्योंकि इनका मेन क्या था फोकस, कि अब सन गॉड एटन की आप पूजा करेंगे। ओके, क्लियर। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samnakhare ruled briefly before the young Tutankhaten took the throne. अब इनकी मौत के बाद, अखनाटेन की मौत के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया जिसके बारे में ज्यादा कुछ अकाउंट नहीं गिवन है। क्या नाम है, समना खरे, और उसने टूटन खातन के गद्दी पर बैठने से पहले कुछ समय तक राज किया। ओके, उसके बाद टूटन खातेन जो थे वो गद्दी पर आ गए। ठीक है, देखिए जो तट है ना, इसका क्या नाम है, टूटन खातेन। ओके, लेकिन जब तट गद्दी पर बैठेंगे ना, तो अब इन्होंने चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे, इन्होंने वापस से जो गॉड अमुन है ना, जिसकी पूजा को बंद करवा दिया था किसने, अखनाटेन ने, अब इन्होंने बोला कि नहीं, वापस से उस गॉड की पूजा की जाएगी, अमुन की। ओके, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया। पहले इनका नाम क्या था, टूटन खातेन। ठीक है, देखो अटेन लिखा था इसके पीछे, अटेन सन गॉड जिसकी पूजा की जाती है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब हम गॉड अमुन की पूजा करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके क्या कर लिया, टूटन खामुन। देखो आमुन लग रहा है पीछे। ओके, क्लियर। तो यही यहाँ पे लिखा है, द यंग टूटन खातन टुक द थ्रोन, टट लेटर रिवर्स्ड दीज चेंजेस, चेंजिंग हिज नेम फ्रॉम टूटन खातेन टू टूटन खामुन। टूटन खामुन का क्या मतलब है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। ओके, रूल्ड फॉर 9 ईयर्स, इन्होंने 9 साल क्या करा, राज करा, बिफोर डाइंग अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, और फिर अनएक्सपेक्टेडली इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। ओके, रहस्य में ही मौत हो गई, टीन एज में ही, बहुत छोटी उम्र में। ओके, अब इनकी मौत के कई सालों के बाद एक प्रोजेक्ट चला। प्रोजेक्ट का क्या नाम है, इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट 2003। ओके, अब इस प्रोजेक्ट का क्या एम था वो हम जानेंगे, किसने प्रोजेक्ट को चलाया। ओके, इस प्रोजेक्ट का मेन एम था स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturers, with aim to learn about the health, age, sex and cause of death of mummies, with Tutankhamun's mummy being one of the first to undergo a full CT scan on 5 Jan 2005. Very very important. देखिए अब हुआ क्या, अब ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट 2003, अब इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये था कि जितने भी मम्मीज, मतलब जितनी भी डेड बॉडीज प्रिजर्व है ना बड़े बड़े रूलर्स की, उनकी मम्मीज को का क्या किया जाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा। ओके, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सीटी स्कैन जो होगा, जो दैट मशीन वाज पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब समझते हो ना, जिसको इधर उधर लेकर जाया जा सके। ओके, अब ये किसने डोनेट करी थी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं। और क्या एम था सीटी स्कैन को करवाने का, ताकि हेल्थ, एज, सेक्स और क्या कारण था मौत का मम्मीज का, वो जाना जाए, मतलब उसके बारे में जाना जा सके। ओके, और टूटन खामून जो थे ना, उनकी मम्मी का फर्स्ट जो थे ना, ही वाज द फर्स्ट वन जिसके ऊपर वो सीटी स्कैन जो होता है वो कंडक्ट होता है। क्यों ऐसा, क्यों उनको सबसे पहले क्यों भेजा गया सीटी स्कैन मशीन के अंदर, ठीक है, स्कैन करने के लिए उनकी मम्मी को, क्योंकि वो क्या थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा खजाना मिला था। राइट, हमें पता है ना, सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो रॉयल कलेक्शन थी वो उनकी टॉम्ब, उनकी मम्मी पर ही लगी हुई थी। ओके, तो इसीलिए उनको फर्स्ट वन थे जिसका सीटी स्कैन हुआ, कब, 5 जनवरी 2005 को। ओके, क्लियर। अब जाही हवाज कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज मतलब वही होता है जो ओल्ड पास्ट की क्या करे, स्टडी करे। ठीक है, तो इन्हीं के अंडर जो था ना, ये ही थे साथ में जब सीटी स्कैन हुआ किसका, टूटन खामुन की मम्मी का। ओके, क्लियर। द डे कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लूमी, क्लाउडी एंड विंडी कंडीशंस विद डस्ट डेविल फॉर्मिंग, क्रिएटिंग अ टेंस एंड डायनेमिक एटमॉस्फेयर। अब उस दिन का ना दिन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कौन सा, 5 जनवरी 2005। ठीक है, उस दिन जो टूटन खामुन है उनको उनकी कब्र में से क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। ओके, क्या परफॉर्म करने के लिए, सीटी स्कैन परफॉर्म करने के लिए। तो पूरा जो दिन का समय एक्सप्लेन किया गया कि सब लोग जो है ना श्रद्धा भावना जो है प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उनकी टॉम्ब में, ठीक है, नतमस्तक हो रहे हैं। और जो क्लाउड भरा माहौल जो है, मतलब कि सारा जो आसमान है वो बादलों से, काले घने बादलों से घिरा हुआ है। ओके, और शाम के वक्त जब सीटी स्कैन होना है, तब जो डस्ट, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो धूल भरी हवा जो है वो यू ना उड़ रही है, बह रही है। ओके, क्लियर। तो ऐसा कुछ माहौल बताया गया है, मतलब कि हवा में भी ऐसा लग रहा है जैसे डिविल, कोई शैतान जो है ना, शैतानी ताकत जो है अपना प्रचंड दिखा रही है। ओके, a temporary malfunctioning occurred due to sand in the machine's cooler. After using a pair of spare fans, the scan was finally done.
अब होता क्या है कि टूटनखामुन को उसकी बॉडी में से ले जाया जाता है कहाँ, ट्रेलर, जहां पर मतलब कि वही जो गाड़ी है जिसके अंदर सीटी स्कैन मशीन है। ओके, अब जो इतनी बड़ी मशीन है उसके अंदर भी फॉल्ट आ जाता है, लेकिन वो फॉल्ट को वो फॉल्ट से जो सीटी स्कैन है उसमें कोई कमी, कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि दो स्पेयर फैंस होते हैं। वो फॉल्ट क्यों आता है बेसिकली, जो ये धूल भरी मिट्टी, जो हवाएं चल रही थी ना, तो वो जो डस्ट थी ना कहीं मशीन के फैन को उसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया था, जिसके कारण सीटी स्कैन मशीन जो है उसमें टेम्परेरी फॉल्ट आ गया। लेकिन स्पेयर फैंस की मदद से सीटी स्कैन को पूरा कंडक्ट कराया गया। ओके, एंड 3 घंटे से भी कम का समय लगा और वो सीटी स्कैन परफॉर्म हो गया। एंड देन टूटनखामुन की मम्मी को फिर दोबारा से उसकी टॉम में प्रिजर्व करके वैसे ही रख दिया गया। ओके, क्लियर, यही लिखा है। द स्कैन्स शोड नो साइंस ऑफ मर्डर एंड पॉइजनिंग। लेकिन जो एक रहस्य बन गया था ना, जब 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे करा था इनकी मम्मी का और ये बताया था कि इनकी फ्रंट जो ब्रेस्ट बोन है और जो रिब्स है वो मिसिंग है, जो क्या इंडिकेट कर रहे थे कि हो सकता है इनका मर्डर किया गया हो, इनको जहर वगैरह खिलाया हो। लेकिन इस सीटी स्कैन ने सब कुछ रिवील आउट कर दिया कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था इनके साथ। ओके, क्लियर। इन लेस देन 3 आवर्स टट्स बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टॉम। ठीक है, यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, टट की बॉडी को वापस उनकी टॉम मतलब कब्र में रख दिया गया। वेयर इज वेयर इज बॉडी वेयर हिज बॉडी आएगा, वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। ठीक है, जहां पर उनकी बॉडी जो है आज भी पीस में क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। ओके, अब लास्ट में कुछ दिया हुआ है, ऑसरीज इज रेफर्ड थ्रू द कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन ओरियन which is seen in the sky just above Tut storm, signifying Osiri's eternal watch over the boy king's journey। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि उनकी जो टॉम है, ठीक है, टॉम मतलब जो अंडरग्राउंड जो खोदा गया है, राइट, तो एक बड़ा सा कमरा है, वो जो कमरा जो है वो टॉम्ब ही है। ओके, उस टॉम्ब की जो दीवारें हैं उन पर पेंटिंग्स बनी हुई है जिनको म्यूरल्स कहा गया है। तो एक म्यूरल मतलब एक पेंटिंग जो उस वॉल पर है, वो आपकी बुक में भी दी गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द पेंटिंग म्यूरल। ओके, ये पेंटिंग किसकी है, ये है पेंटिंग म्यूरल इन द किंग टट टॉम्ब शोइंग किंग टट विद ऑसरीज द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो ये किंग टट है, किसके साथ है, ऑसरीज के साथ है। ऑसरीज कौन है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मतलब कि जो मरने के बाद की दुनिया का जो गॉड देवता होता है उनके साथ दिखाया गया है उनको इस पिक्चर में। ओके, इस पेंटिंग में। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस दिन, जिस दिन सीटी स्कैन परफॉर्म हुआ उस रात, ठीक है, 5 जनवरी 2005 को, जो ऑसरीज गॉड है उनकी कॉन्स्टिलेशन कौन है, ओरियन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन मतलब समझते हो ना, तारों का समूह जो मिलकर एक पैटर्न बनाता है। ओके, तो या आसमान में ऑसरीज गॉड की कॉन्स्टिलेशन क्या है, ओरियन। ठीक है, उसका पैटर्न देखने को मिला आसमान में उस दिन, मानो कि जैसे जो गॉड ऑफ आफ्टर डेथ है, ठीक है, आफ्टर लाइफ। ओके, हाँ, आफ्टर लाइफ मतलब आफ्टर लाइफ कौन सी, आफ्टर डेथ। ओके, तो वो मानो ऊपर से एक वॉच रख रही हो, वो मानो ऊपर से देख रही हो कि क्या ये जो बॉय था, जो राजा था, उसकी बॉडी को वापस उसकी कब्र में महफूज रख दिया गया है। ओके, क्लियर। तो यही यहाँ पर लिखा है, ऑसरीज इज रेफर थ्रू द कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ऑसरीज को कैसे रेफर करा है, कॉन्स्टिलेशन के रूप में, जिसका क्या नाम है, ओरियन, विच इज सीन इन द स्काई, जो स्काई में उस दिन नजर आती है, जस्ट अबव द टट टॉम्ब। ठीक है, टट की टॉम्ब के जस्ट ऊपर आसमान में इसकी कॉन्स्टिलेशन उस दिन दिखाई देती है, सिग्निफाइंग, जिससे हमें क्या पता चलता है, ऑसरीज एटर्नल वॉच ओवर द बॉय किंग्स जर्नी। ठीक है, कि ऑसरीज जो है एटर्नल मतलब सदा के लिए, उसने क्या रखी हुई है, एक नजर रखी हुई है अपनी, किसके ऊपर, बॉय की एटर्नल मतलब कि बॉय की जर्नी आफ्टर डेथ। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो अब आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।